साल भोर चिड़ियों की चहचहाट के साथ साथ ही माँ के पूजा करने वाले कमरे से माँ के पाठ करने की आवाज़ आ रही थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। माँ के पाठ करने की आवाज़ सुनकर अलसाई रागनी की आंख खुली और बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसने जोर की अंगड़ाई ली। तभी पूजा कमरे से माँ की आवाज़ आई, रागनी रागनी उठ बेटा। इस समय का पढ़ा हुआ दिमाग में स्थायी हो जाता है। परीक्षा सर पर है, अपनी बहनों को भी जगा दे। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। माँ ने भजन गा दिया। अलसाई सी आवाज़ में रागिनी ने कहा, हाँ माँ, मैं उठ गई हूँ, बस अभी ब्रश करके पढ़ने ही बैठने वाली हूँ। हाँ बेटी, अब परीक्षा बिल्कुल सर पर ही आ गई है, ध्यान से पढ़ाई कर, तेरे सारे भविष्य का सवाल है। हाँ माँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, कहते हुए रागिनी बिस्तर से उठकर मुंह धोने के लिए चली गई और फ्रेश होकर अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। आज से 5 दिन बाद उसकी MBA अंतिम वर्ष की परीक्षा थी। रागिनी 3 बहनें और 1 भाई थे। भाई सबसे छोटा और रागिनी सबसे बड़ी थी। उनके पिताजी एक प्राइवेट स्कूल में गणित के शिक्षक थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी जो कम आय में भी अपनी गृहस्थी की गाड़ी बड़ी कुशलता से चला रही थी। छोटी दोनों बहनें सुमन और शांति थी। सुमन BA प्रथम वर्ष की छात्रा थी और शांति 10वीं कक्षा की छात्रा थी। शांति पापा और भाई रमेश के साथ उनके वाले स्कूल में ही पढ़ने जाती थी। अचानक ही एक दिन रागिनी की बुआ परीक्षा के बीच में ही उनके घर आ गई। उनके आने की एक खास वजह थी। जबलपुर में उनके घर के पास ही रंजन नाम का एक लड़का था जिसकी शादी की बात कई जगह चल रही थी। रंजन अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके पिता की जबलपुर फुहारा में हार्डवेयर की बेहद चलती हुई बड़ी दुकान थी जिसमें उनकी मदद के लिए 8 कर्मचारी रखे थे। उनकी सब सुविधाओं से संपन्न एक बड़ी शानदार कोठी सिविल लाइंस में थी। रंजन की माँ एक ठसकदार महिला थी। रंजन 6 फीट ऊंचा सांवले रंग का था। जिम में लगातार प्रैक्टिस करने से उसका शरीर लिष्ट एवं अत्यंत सुंदर दिखता था। उसके घने लंबे बाल, ग्रीक देवताओं से नासिक चौड़ा कपाल, मूंछों से सजे रक्तिम अधर उसे अत्यंत आकर्षण लुक प्रदान करते थे। रंजन ने भी MBA कर रखा था और उसकी पोस्टिंग उसकी डिग्री के एकदम उल्टा वन विभाग में रेंजर के पद पर हो गई थी। रंजन के पिता दीनानाथ जी की बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा उनके इतने बड़े कारोबार को संभाले। रंजन ने पिता से वादा भी कर लिया था कि 1-2 साल अपनी नौकरी के शौक पूरे करने के बाद वह निश्चय ही अपने पिता का कारोबार संभालेगा। जब रंजन कक्षा 12 में था तभी से रंजन की माँ का बस एक ही सपना था कि उसकी एक प्यारी सी बहू घर आ जाए जिससे वह अपना पूरा लाड प्यार लुटा दे और बेटी की कमी जो विधाता ने उनके जीवन में रख दी है उसकी ढंग से जी भरकर पूर्ति कर ले। उनकी ये इच्छा थी कि उनकी बहू उनके साथ घर पर ही रहे, कहीं नौकरी आदि के लिए ना जाए और वह अपनी सखी और बेटी की तरह दिन भर बातें करके उसके साथ अनेकों जगह घूमकर हंसी खुशी अपनी सारी हसरत पूरी करे। इसी कारण वह काफ़ी पहले से अपने बेटे के लिए अपनी तरफ से ही योग्य रिश्ते की तलाश में थी। जब रागिनी की बुआ ने रागिनी के लिए भी उनके घर बात की और उसकी शिक्षा दीक्षा तथा गुणों का एक कुशल सेल्समैन के जैसा इस तरीके से बखान किया कि रंजन के माता पिता रंजन की शादी रागिनी से करने के लिए लगभग तैयार हो गए। इसी प्रस्ताव को लेकर वह भागी भागी भोपाल आई थी। रागिनी की माँ अपनी 3 कन्याओं के होने का मतलब भली भांति जानती थी। इसी कारण ये प्रस्ताव उन्हें भी एक सुनहरा अवसर लगा। उन्होंने बिना देर किए अपने पति को उनकी बहन के साथ जबलपुर रंजन के घर बात करने के लिए भेज दिया। परिणाम स्वरूप रंजन और उसके माता पिता भी रागिनी की परीक्षा खत्म होते ही उनके घर चले गए
और लड़की पसंद करके शादी की बात पक्की कर गए। रागिनी के पिता ने रंजन के पिताजी से ये स्पष्ट निवेदन किया कि वाहक सामान्य हैसियत के इंसान हैं और बिना दहेज सामान्य शादी ही कर पाएंगे। सुंदर लड़की को अपनी बहू के रूप में कल्पना करते हुए रंजन की मां ने उनकी बात खत्म होने से पहले ही कहा, हमें सब मंजूर है, आपसे कोई दान दहेज हमें नहीं चाहिए, बस हमारे बारातियों का स्वागत ठीक से कर दीजिएगा। रंजन की मां को इस विवाह की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने अगले माह की ही तिथि में शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। रागिनी के घर पर भी खुशी की लहर दौड़ाई। 5 दिनों बाद ही रागिनी के पिता अपने बेटे के साथ गए और अपनी हैसियत के अनुसार रंजन के घर जाकर लड़के का तिलक फलदान की रस्म कर आए। हालांकि रागिनी के पिता ने अपनी तरफ से सब इंतजाम भी किया था, पर यह भी कटु सत्य था कि वह सब किसी भी तरह से सेठ दीनानाथ की हैसियत के अनुरूप नहीं था। रात को सेठ दीनानाथ ने अपनी पत्नी से अपने मन की व्यथा व्यक्त की। आपने इकलौते सर्वगुण संपन्न बेटे का विवाह इतनी हल्की रस्मों के साथ होता देखकर रंजन की मां भी व्यथित तो थी, पर वह समझदार भी थी। उन्होंने कहा, देखो जी, हमारी संधि एक प्राइवेट स्कूल के साधारण हैसियत के मास्टर हैं और ऊपर से 3 पुत्रियों के पिता भी। उनसे अपनी हैसियत की शादी की उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। अपने एक काम कर सकते हैं, हम अपनी हैसियत के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं और इंतजाम यहाँ और भोपाल में ही खुद कर सकते हैं। इससे अपने समधी पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और अपना मान सम्मान भी रह जाएगा। गहरे सोच में डूबे दीनानाथ केवल हूँ देखेंगे कहकर करवट बदलकर सो गए। दीनानाथ खानदानी व्यवसाय वाले व्यक्ति थे। वे पैसे को जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनके इकलौते बेटे की शादी में लड़की वालों को कोई खर्च ही ना करना पड़े। उनका मानना था कि लड़की वाले को तो चाहे कर भी क्यों ना लेना पड़े, पर लड़के वालों की हैसियत से ही विवाह करना होता है। रागिनी पढ़ने लिखने में तो अच्छी थी, उसका रूप भी सामान्य लड़कियों से बेहतर था। इस कारण वह विशिष्ट लड़कियों की श्रेणी में आती थी। उसकी ऊंचाई 5 फुट 5 इंच, एक गहरा शरीर, कहीं भी थोड़ा सा भी अनावश्यक फैट नहीं। समुचित शारीरिक उभार उसकी संरचना को श्रेष्ठ बनाते थे। उसके नयन नक्श अत्यंत सुंदर थे। बस उसकी एक ही कमी थी कि उसका रंग सांवला तो नहीं था, पर इतना साफ भी नहीं था कि उसे अत्यधिक गौर वर्ण में शामिल किया जा सके। विवाह के मात्र 2 दिन शेष रह गए थे। स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। मास्टर जी ने बारात के ठहरने की व्यवस्था अपने स्कूल के मौलिक से कहकर अपने स्कूल के ही 22 कमरों में किराए के अपनी समझ से सबसे साफ गद्दे तकिए लगवा कर दी थी और प्रत्येक कमरे में कूलर भी रखवा दिए थे। पर एसी कमरों में रहने वाले सेठ जी और उनके इज्जतदार बारातियों के लिए यह एकदम अनुकूल नहीं था। सेठ दीनानाथ ने रागिनी के पिता को बुलवा लिया और उनसे कड़क शब्दों में कहा, मास्टर जी, आप लड़की वाले हैं, आपको इस बात का तो ध्यान होना चाहिए कि आपने किन लोगों से अपनी बेटी का रिश्ता किया है। उनकी इज्जत के अनुरूप कम से कम रहने रुकने की व्यवस्था तो किसी अच्छे होटल में कर सकते थे, जिसमें एसी कमरे में होते। हमारे सारे रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचेंगे? नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। स्कूल में मेरे इकलौते बेटे की बारात कैसे रुक सकती है? अब आप तुरंत किसी होटल में 25 कमरे का इंतजाम कर दीजिएगा। सभी एसी रूम में होना चाहिए। मास्टर जी सुनकर जड़वत खड़े रह गए। एकदम से भोपाल में 25 एयर कंडीशनर रूम का एक ही होटल में इंतजाम कर लेना संभव नहीं था और साथ ही साथ उनके बजट से एकदम बाहर की बात थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मास्टर जी तुरंत अपने घर गए और अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद करके बात करने लगे। उन्होंने कहा, शांति की माँ, तुम्हारे पास जो भी जेवर है वो उतार कर मुझे दे दो और इस घर के रजिस्ट्री के पेपर भी ले आओ, ताकि उन्हें गिरवी रखकर हम सेठ दीनानाथ जी का होटल में रुकने का इंतजाम कर सके।
क्योंकि होटल के अलावा भी उनके लिए उनके स्तर का इंतजाम करना ही पड़ेगा। शांति की माँ ने विरोध करते हुए कहा, नहीं जी, हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमारी 2 और भी बेटियां हैं और बेटा भी। यदि हम अपनी एक बेटी की शादी में अपने मकान गिरवी रख देंगे और सभी जेवर बेच देंगे तो बाकी दोनों बेटियों के लिए हम क्या कर पाएंगे? नहीं नहीं, संभव नहीं है। पास के कमरे में रागिनी बैठी हुई थी। उसके कान किसी अनहोनी की आशंका में अपने पापा के कमरे की तरफ ही लगे हुए थे। सारी बात सुनकर वो दंग रह गई। कुछ देर तक अनहोनी की आशंका से उसका मन कांपने लगा। उसे अपना और अपने परिवार का जीवन अंधकार में दिखाई देने लगा। फिर उसने कुछ सोचा और अपने चेहरे पर निश्चय के भाव लाकर अपनी स्कूटी की चाबी उठाई और बिना किसी को कुछ बताए हेलमेट लगाकर सीधे स्कूल जा पहुंची, जहां चिंतित मुद्रा में सेठ दीनानाथ अपने बेटे से रागिनी के पिता के संबंध में गुस्से से अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। रागिनी ने उन दोनों के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। प्लीज़ 2 मिनट के लिए इस कमरे में आइए। चेहरे पर क्रोध के भाव लिए सेठ दीनानाथ अपने बेटे के साथ कमरे में आ गए। दरवाज़ा बंद करके रागिनी हाथ जोड़कर बोली, पापा जी, आपसे एक प्रार्थना करना है। मेरे पापा ने अपनी सामर्थ्य के बाहर जाकर मेरे विवाह का इंतजाम किया है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि ये आपके स्तर का तो कतई नहीं है, पर आपसे प्रार्थना है कि मेरी ओर देखते हुए मेरे पापा द्वारा किए जा रहे इंतजाम को स्वीकार करें। गुस्से में भरे सेठ दीनानाथ बोले, जब हैसियत नहीं थी तो मेरे इकलौते बेटे का रिश्ता स्वीकार ही क्यों किया? पापा जी, आपके होटल तथा आपके स्तर का होटल का खान पान करने में मेरे पापा का घर बिक जाएगा। क्रोध में भरे सेठ जी को बोलने का ध्यान ही नहीं रहा और बोले, जब तुम्हारे पापा की हैसियत इतनी कम थी तो मुझे पहले बता देते। मैं ही गरीबों को दान देने वाले फंड में से 2-4 लाख रुपए उन्हें दे देता। कम से कम आज मुझे इतना अपमानित तो नहीं होना पड़ता। पापा की हाँ में हाँ मिलाते हुए रंजन बोला, रागिनी, क्या तुम्हारे पापा होटल और खाने के साथ 8 लाख का इंतजाम भी नहीं कर सकते? इतना तो उन्हें करना ही होगा। हम उनसे अपने लिए कोई दान दहेज तो नहीं मांग रहे हैं। आखिर तुम्हारे पापा चाहते क्या हैं? हम लोगों की भी कोई इज्जत है कि नहीं? सेठ दीनानाथ ने अपने बेटे की ओर गर्व से देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। बाहर घोड़ा वाला और बैंड बाजे वाले लाइट जलाकर बारात लगने का इंतजार कर रहे थे और भुनभुनाते हुए कुछ बाराती लड़की के पापा को कुछ भला बुरा कह रहे थे। रागिनी ने 2 पल के लिए कुछ सोचा। एक बार को उसके मन में आया कि वह पापा से कहकर बारातियों के होटल में रहने और रुकने की खाने पीने का इंतजाम करने को कहे, पर अगले ही पल उसे याद आया कि सिर्फ अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए अपने मम्मी पापा और अपने भाई बहनों की सुखी जिंदगी को बर्बाद कर देना बुद्धिमत्ता तो नहीं है, और फिर ऐसे बड़े लोगों से रिश्ता कर हमेशा के लिए एहसान ये कमतरी में अपने परिवार को रखना सिर्फ मूर्खता ही है। इससे तो यही अच्छा है कि वे अब कभी किसी से भी शादी ना करें और घर पर रहकर या नौकरी करके अपने परिवार की मदद करके सुख से रहें। ये विचार मन में आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। उसने कहा, पापा जी, आप एकदम ठीक कहते हैं। अब संशय के सब बादल छट गए हैं। आइए बाहर चलते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा। हैरानी से उसके मुंह की ओर देखते हुए सेठ दीनानाथ और रंजन कमरे के बाहर आ गए, जहां भीड़ बनाकर अधिकांश बाराती खड़े हुए थे। रागिनी ने सभी बारातियों को प्रणाम करते हुए कहा, आप सभी मेरे सम्मानीय और मेरे पापा द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके सामने अभी अभी मेरे द्वारा लिए गए संकल्प के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे पापा मास्टर हैं। उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वह आप सबके लिए होटल में एसी कमरों में रहने की व्यवस्था कर सकें। इसके लिए मेरे पिताजी की ओर से मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को यहाँ आकर जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। आंखों में आंसू भरे हुए उसने कहा, आज आप सेठ जी और रंजन के मेहमान नहीं,
मेरे अतिथि हैं। आप सब चलिए, पहले हम लोग भोजन करेंगे। रही मेरे और रंजन की विवाह की बात, तो मैंने अभी अभी संकल्प लिया है कि अब ये विवाह नहीं होगा। सेठ जी और रंजन अपनी मर्जी से अपने बराबर हैसियत वाले परिवार में विवाह करने को स्वतंत्र हैं। मैं इसके लिए कहीं भी किसी थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं करा रही हूँ। लेकिन मैं एक बेटी हूँ और हर बेटी के लिए अपने पिता की औकात और उसकी हैसियत सबसे ऊपर होती है। कोई भी बेटी अपने पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि अपने पिता के घर में वह राजकुमारी होती है। जिस घर में मेरे पिता की हैसियत और उनकी औकात देखी जाए, उनका कोई सम्मान ही ना हो, उस घर में मैं ब्याह कर कैसे जा सकती हूँ। आप लोग खाना खाकर यहाँ आराम करके सुबह अपने अपने घर जा सकते हैं। आप सबके घर की बेटियाँ अवश्य होंगी। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे पापा की आपको भी कभी उनके कारण कभी किसी लड़की वालों से अपमानित न होना पड़े। आप कृपया अब बारात लेकर मेरे दरवाजे पर ना आए। इतना कहकर अपने दोनों हाथ जोड़कर एक बार फिर सबको प्रणाम कर वह हेलमेट लगाकर अपनी स्कूटी पर बैठकर तीर की तरह अपने घर चली गई। अब सेठ दीनानाथ का पारा एकदम उतर गया। पहले उन्होंने अपने इकलौते बेटे के मान सम्मान के आगे अपने समधी की इज्जत की कोई चिंता नहीं थी, पर अब लड़की ने आकर सब लोगों के सामने उनके होनहार बेटे से विवाह करने से इनकार करके उनके मुंह पर मारो एक तमाचा ही जड़ दिया था। सेठ दीनानाथ अब मास्टर साहब के सामने जाकर बार बार आग्रह करते रहे, पर रागिनी ने दृढ़ता से इस संबंध को यह कहकर ठुकरा दिया कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। पर रहीम जी ने कहा है कि रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। अगले दिन पूरे भोपाल में ये समाचार आग की तरह फैल गया कि एक लड़की ने लड़के वालों को उसके पिता से अनावश्यक खर्च करवाने के विरोध में विवाह करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि लड़के के पापा उनसे उनकी हैसियत से ज़्यादा अनावश्यक खर्च करवाना चाहते थे। अखबार वालों, न्यूज़ वालों ने रागिनी का इंटरव्यू अपने चैनलों पर चलाना शुरू कर दिया। उस लड़की की हिम्मत देखकर देश के कई नौजवान प्रभावित हुए और उससे विवाह करने के लिए कई प्रस्ताव आए। एक लड़का जो हरियाणा पुलिस में डीएसपी था, उसने स्वयं भोपाल आकर रागिनी का हाथ अपने लिए मांगा और उन दोनों का विवाह बिना दहेज के संपन्न हो गया। आज रागिनी अपने पति एवं परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। आपको रागिनी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।